नमस्कार, टीएसएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अग्रवाल। आप देख रहे हैं सियासत के दरबार से। आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रवि भोई जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विजय कुमार शर्मा जी। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं दोनों ही अतिथिगण का, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लेने के लिए यहाँ टीएसएन के स्टूडियो में पहुँचे। नमस्कार साहब। नमस्कार। जैसा कि विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन चालू हो गया है। 11 नवंबर को प्रथम चरण के 18 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है और उल्टी गिनतियां शुरू हो गई है। ढोल नगाड़े बजने बंद हो गए हैं। इसी के साथ प्रत्याशियों में और राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं और उम्मीदवारों में एक दिल की धड़कनें तेज हो गई है कि क्या उनके भाग्य का फैसला मतदाता किस रूप में करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रवि भोई जी से। रवि भोई जी, क्या लगता है आपको, जो 11 तारीख को प्रथम चरण के 18 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने हैं, उसके बारे में क्या आपको जानकारी और क्या लगता है आपको? देखिए, जो पहले चरण में 18 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है वो काफ़ी संवेदनशील इलाके हैं और जो बस्तर का इलाका है जहां फर्स्ट फेज में होना है 12 सीट में, वो छत्तीसगढ़ के अगली सरकार का फैसला करेगी। क्योंकि जिस भी पार्टी को वहां पे अधिक सीटें मिलेंगी वहां सरकार बनाने का दावा उसका पुख्ता होगा। मतलब आपके कहनुसार ये मान सकते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर की 12 सीटें हैं, यह छत्तीसगढ़ में आने वाली सरकार के भाग्य का फैसला करेगी। जी, देखिए, पिछली बार वहाँ बीजेपी को 12 सीटों में से 11 सीटें मिली थी और उसके दम पे भाजपा सरकार बनाई। इस बार वहाँ परिस्थितियाँ बदली हुई हैं क्योंकि झीरम घाटी की बड़ी घटना हो गई वहाँ पर और नक्सली बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव हैं। तो इस बार उस इलाके का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया। दूसरी बात, राजनांदगांव में भी 6 सीटों पे मतदान होना है जहाँ से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, वो भी नक्सल इफेक्टेड है। तो इसलिए निर्वाचन आयोग ने जो पहले फेस में और सबसे पहले चुनाव कराए हैं वो 18 सीट नक्सली इलाके हैं और वो सीटें काफ़ी हद तक मतलब बस खास तौर से बस्तर का इलाका जो ट्राइबल इलाका है, ट्राइबल बेल्ट है, वो छत्तीसगढ़ का अगला सरकार का भाग्य का निर्धारण करेगी। जी, विजय शर्मा जी। अभी आने वाले चुनाव में जो 18 विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, हम पूरी तरह से आत्मविश्वास से सरोबार हैं कि आने वाले 18 के 18 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। उसका कारण हमने पिछले कार्यकाल में जो जनता के बीच में संवाद, विकास की जो एक नया इतिहास छत्तीसगढ़ में रचा है, उसी का कारण है कि आज हमको इस चुनाव में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार हमारा छत्तीसगढ़ की जनता से सतत संपर्क रहा है और हमने एक भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत रहा है कि सत्ता हमारे लिए साधन हो सकती है, साध्य नहीं हो सकती। और उसी मानसिकता से लेके हम जनता के बीच में एक विकास की नया इतिहास हमने छत्तीसगढ़ में रचने का काम किया। अभी माननीय हमारे बड़े भाई रवि भोई जी ने झीरम घाटी का उल्लेख किया। मैं याद दिलाना चाहता हूँ रवि भोई जी को कि झीरम घाटी के पूर्व में भी एक बहुत बड़ा नरसंहार नक्सलियों द्वारा किया गया। उसमें 77 हमारे जवान शहीद हुए। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसी मित्रों से कि मैं जो झीरम घाटी का जो घटना हुई है उसकी बारे में मेरी पूरी संवेदना है और शहीद परिवारों के प्रति मेरा पूरा उनके प्रति एक भाव है, उनके प्रति पूरी संवेदना है। लेकिन जो इससे पूर्व जो घटना हुई थी उसी बस्तर में 77 पुलिस के जवान जो हमारे किसी माँ के बेटे थे, किसी बहन के भाई थे, उनके प्रति कांग्रेस के हमारे मित्रों का क्या भाव रहा, कितनी पीड़ा हुई। मैं एक बात कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से कि मित्रों, राजनीति में कभी भी मौत के नाम पर राजनीति करना अच्छे संकेत नहीं है और हमने हमेशा इतिहास बनाया है विकास का। आज हम जन जन के बीच में जाकर एक जो भी विषय रहता है कि पूरे देश में आज छत्तीसगढ़ को नंबर 1 के हिसाब से अगर देखा जाता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर रमन सिंह जी की कार्यप्रणाली, जिसके कारण कि हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ नंबर 1 के नाम से आज पहचाना जाता है। मैं रवि भोई जी से पूछना चाहता हूं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैंने देखा है
मैं काफ़ी लंबे अरसे से राजनीति के क्षेत्र में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। ये छत्तीसगढ़, जब हम दिल्ली या किसी अन्य बड़े शहरों में जाते थे तो एक पहचान होती थी कि पिछड़ा छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़ जहाँ से छत्तीसगढ़ के लोग पलायन करने जाते थे, बेरोजगारी यहाँ पर इतनी बढ़ गई थी। ये किसकी देन है? आज हमारा छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में युवाओं को जो रोजगार दिया, एक नए आयाम दिए, एक नई पहचान छत्तीसगढ़ को दी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरे आत्मविश्वास से सरोबार हैं कि आने वाले जो प्रथम चरण के चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी, पिछले बार एक सीट हमारे से चूक गई थी कोंटा की, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं TSN के स्टूडियो में कि आने वाले इस चुनाव में हम उस कोंटा की सीट को भी कांग्रेस से छीनने का काम करेंगे। जी, जैसा कि विजय शर्मा जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है इस चुनाव को लेकर, प्रथम चरण के चुनाव को लेकर, लेकिन परिस्थितियां काफ़ी विपरीत बनती हुई दिख रही है। भाजपा अपनी बात कर रही है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों में एक अपवाद स्वरूप एक बातें, क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि बस्तर से भी कांग्रेस एक मजबूती के साथ उभर कर आ सकती है। सहानुभूति की एक लहर जो है वो बस्तर में कांग्रेस के पक्ष में बनती हुई दिख रही है। लेकिन यह तो आने वाला समय बताएगा। 8 दिसंबर को जो मतदाता जो भाग्य का फैसला करेंगे, जो चुनाव परिणाम आएंगे, वो तो उस दिन निर्धारित होगा कि कौन कितनी सीट जीत कर लाता है। लेकिन अभी बात करते हैं हम 18 विधानसभा क्षेत्र में क्रम वाइज एक एक सीटों के ऊपर में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजनांदगांव से, जो मुख्यमंत्री की परंपरागत सीट है, जहां से मुख्यमंत्री वर्तमान में विधायक है और दोबारा वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने वहां से जो नक्सली हमले में शहीद हुए थे उदय मुदलियार जी, उनकी पत्नी अलका मुदलियार को टिकट देकर एक तरह से सहानुभूति के लिए एक दमदार प्रत्याशी देने की कोशिश की है। उसके बारे में आपका क्या कहना है रवि भोई जी? देखिए, जहाँ तक राजनांदगांव की बात है जी, वहाँ पर मुख्यमंत्री मैदान में हैं और उनके विरोध में खड़ी हैं उदय मुदलियार की पत्नी अलका मुदलियार। पिछली बार उदय मुदलियार वहाँ से प्रत्याशी थे और झीरम घाटी घटना में शहीद हो गए। तो वहाँ जनता विकास, अभी आप देखेंगे रमन सिंह की छवि में कोई अंतर नहीं, आज भी उनको एक साफ सुथरा छवि और विकास करने वाला व्यक्ति माना जाता है। तो अभी तमाम आरोपों के बाद कई लगते हैं, लेकिन रमन सिंह के ऊपर कोई नहीं है। पर एक विकास की जो दिशा दी है पिछले 10 साल में, वो उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी भाजपा मैदान में जा रही है। तो इसलिए ये वहाँ पे जो सहानुभूति की बात कर रहे हैं, तो देखिए भारतीय जनता बहुत जल्दी किसी चीज़ को भूल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सहानुभूति बहुत करेंगे, इम्पैक्ट जो रहता है वो बहुत अब नहीं होता, क्योंकि मई की घटना है और काफ़ी, लेकिन महिलाओं में वो कितना इफेक्टिव हो सकती हैं ये बड़ी बात है। लेकिन जहाँ तक सबको पता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनती है तो डॉक्टर रमन सिंह फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास करेंगे। और पिछले 10 सालों में उन्होंने राजनांदगांव कवर्धा में जो विकास किया है वो पिछले 50 सालों में वहाँ नहीं हुआ था, जिस तरह से 4 लेन हुआ है और बाकी चीज़ें हुई हैं। तो लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि विकास करने वालों को दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सहानुभूति का हो सकता है और वो बाद में पता है। लेकिन अभी तक की स्थिति ये लगता है कि विकास को लोगों ने प्राथमिकता दी है। हाँ, नहीं, जैसा कि आपने भोई जी अभी बताया कि विकास ज़्यादा प्रभावी होगा राजनांदगांव विधानसभा चुनाव में, लेकिन अगर इससे पूर्व की बात करें तो इससे पूर्व वहाँ पर नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे, तो राजनांदगांव जो नगर निकाय के चुनाव थे उसमें जो महापौर प्रत्याशी नामिनेट हुआ है वह कांग्रेस का प्रत्याशी नामिनेट हुआ था। वहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीत कर आया था राजनांदगांव विधानसभा से। तो ऐसे में क्या वहाँ पर जो
तो कांग्रेस का प्रत्याशी अगर किसी शहर से या किसी उस एरिया से जीत कर आता है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है आपको कि सरकार विरोधी वहाँ कुछ लहर है, ऐसी एंटी इनकम्बेंसी है, ताकि तब तो वहाँ पर जो है कांग्रेस का महापौर चुनकर आया है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो है, लेकिन आप उस स्थानीय निकाय के चुनाव की बात करेंगे तो लोकल प्रत्याशी का इम्पैक्ट बहुत फर्क पड़ता है स्थानीय निकाय में। आप देखेंगे रायपुर में भी कांग्रेस की महापौर है, बिलासपुर में भी वही बात कर रहे हैं कि जितने देखिए कि भाजपा के जितने परंपरागत जो वोट होते थे वो शहरी मतदाता होते थे, तो ये देखिए कि पिछले जो नगर निकाय के चुनाव हुए थे तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव ऐसे जितने बड़े नगर निकाय के क्षेत्र है वहाँ सभी जगह कांग्रेस के प्रत्याशी जो है विजयी हो गया है। तो ऐसे में जो है मतदाता जो है, शहरी मतदाता जो भाजपा का परंपरागत मतदाता था, वो कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि भाजपा से दूर होते जा रहा है? देखिए, हर चुनाव का अपना इम्पैक्ट। लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दे काम करते हैं, विधानसभा में प्रदेश स्तर के और स्थानीय मुद्दे और व्यक्तिगत प्रभाव होता है, और नगरीय निकाय चुनाव में केवल स्थानीय मुद्दे और व्यक्तिगत छवि असर करता है। आप राजनांदगांव में महापौर की चुनाव की बात करेंगे और विधानसभा की चुनाव की बात करेंगे, दोनों में डिफरेंसेस है। वहाँ कैंडिडेट कौन है? अभी कैंडिडेट रमन सिंह है जो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के सामने कैंडिडेट खड़े हैं, तो मुख्यमंत्री का कद स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है ना। उसके सामने उनकी सिंपैथी कितनी मिलती है लोगों का, क्योंकि स्वाभाविक कैंडिडेट वहां से उदय मुदलियार थे। यदि उनकी शहीद नहीं होते वो तो चुनाव वो लड़ते। पिछली बार वो उन्होंने टक्कर दी। बार भी वहाँ कंपटीशन बहुत है। लोगों का मानना है कि महिलाएं काफी हद तक हो सकती हैं, लेकिन क्या एक बहुत बड़े कद के सामने एक छोटा को लोग चुनने में लगता है? लोगों के स्वाभाविक गति आप देखें, बाकी जो वीआईपी सीट हैं वहाँ पे लोगों के नाम से वोट मिलता है। अभी कई बड़े नेता हैं जिनके नाम से मिलता है। तो आज की स्थिति में रमन सिंह बहुत बड़े कद के व्यक्ति हो गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी छवि लगातार 10 साल मुख्यमंत्री कंटिन्यू रहने से और कई विकास के काम करने, जैसे खाद्यान्न योजना की बात करें या दूसरे में, उनको एक छत्तीसगढ़ की छवि राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। अभी जैसे कि विजय शर्मा जी ने बताया कि पलायन खत्म हुआ है और बाकी विकास हुए हैं, पर अभी भी जो नक्सलवाद की समस्या है वो छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी बड़ी समस्या है। ठीक है, पलायन रुका है और लोग बाहर नहीं जा रहे हैं काम करने के लिए, क्योंकि उसके लिए 2 रुपये किलो की चावल योजना है, जिससे रोजगार मिला है लोगों को, भूखे मरने की नौबत नहीं। कई इसमें मनरेगा भी चला है और कई भी योजनाएं चली हैं जिससे रोजगार मिला है। लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरह जो बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ की, नक्सलवाद, नक्सली हिंसा, चाहे वो 76 सीआरपीएफ के जवान मरे या फिर कांग्रेस के नेता मरे, वो देश के लिए बहुत बड़ा शर्मनाक है। क्योंकि ऐसे विकास के दौर में, हाँ, जब इससे जो छत्तीसगढ़ की एक छवि बनी थी वो इन घटनाओं से छत्तीसगढ़ की छवि पर असर पड़ा है। जो कांग्रेस के सीनियर लीडर माने, चाहे विद्याचरण जी हैं, चाहे नंद कुमार हो, कर्मा हो, इनकी मौत से एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई, एक पीढ़ी बढ़ी गई और छत्तीसगढ़ के माथे पे कलंक लगा कि अरे छत्तीसगढ़ में हादसा होगा। सीआरपीएफ के जवानों की बात करें, देखिए वो ड्यूटी पे थे, एक सुरक्षा ड्यूटी पे गए थे, उनके वार में डिफरेंट था और इनके ये कोई वो लड़ाई करने नहीं गए थे। एक राजनीतिक, चाहे वो बीजेपी के हो, बीजेपी भी बहुत कार्यकर्ता और नेता वहाँ शहीद हो रहे हैं, और ये एक मूवमेंट में गए थे। प्रजातंत्र है, यहाँ एक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, हम मूवमेंट में गए थे। ऐसे में उनकी हत्या होना बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। तो अभी हम नक्सली इलाकों में ही 11 नवंबर को वोटिंग होना है, इसलिए ये इशू बहुत इफेक्टिव होगा। इसलिए इनका इनकार नहीं कर सकते कि नक्सलवाद या जो नक्सलवाद में मारे गए शहीद हुए उनके लोग को सिंपैथी मिलेगा, लेकिन राजनांदगांव का पिक्चर डिफरेंट होगा, क्योंकि उनके सामने अलका मुदलियार जो शहीद की पत्नी है उसके सामने रमन सिंह है। इसलिए राजनांदगांव का परिणाम डिफरेंट होगा बस्तर और अदर स्टेट के मुकाबले। जी, समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं। आप बने रहिए TSN न्यूज के साथ।